प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 7 मार्च के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। और बच्चों एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इससे पूरे वायरल प्रश्नों का सलूशन अंत तक देख लेता है तो भैया 7 मार्च के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं कई बार पेपर में आ चुका है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करिए, ठीक ना। कि नेपोलियन अपने जीवन में किस प्रकार के सुधार लाया था या कौन कौन सुधार किए थे, उन सभी सुधारों के बारे में आप सभी को विस्तार से वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर हर साल 6 नंबर का पूछा जाता है। आइए बच्चों समझते हैं कैसे लिखेंगे, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। सब कुछ मैं आप सभी को तरीका बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसमें लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने सन 1999 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित कर दिया। उसके प्रमुख कार्य या सुधार निम्नलिखित है। सबसे पहला सुधार क्या था समझते बच्चा, कई बार पेपर में आ चुका है, शासन संबंधी सुधार। इसी प्रकार से आप सभी को हेडिंग बना के लिखना है। लिखेंगे इसमें कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए शासन पर केंद्रीकरण कर दिया, ठीक ना। आगे बच्चे लिखेंगे आर्थिक सुधार। इसमें क्या लिखेंगे कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया और चोर बाजारी सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया। आगे बच्चे लिखेंगे तीसरे नंबर सुधार के बारे में, जो कि धार्मिक सुधार था, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे कि नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक ना। और बच्चों अंत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सुधार था नेपोलियन के द्वारा किया गया था, शिक्षा संबंधी सुधार। इसमें क्या लिखेंगे, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई, ठीक ना। तो बच्चों आप सभी को इसी अंदाज में, इसी तरीके से आप सभी को सारे प्रश्नों को हल करना होगा। मैं एक एक करके सारे प्रश्नों करा दूंगा, परेशान मत होना। और कल के पेपर भैया 7 मार्च के पेपर में जाके बिल्कुल शानदार तरीके से छाप देना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करिए। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और 7 मार्च के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा, ठीक ना। लिखेंगे इसमें कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रथा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। इसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन में नेतृत्व को संभाल लिया। आगे लिखेंगे बच्चों कि उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जनक मतलब पिता, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया की पूरी की गई, ठीक ना। लिखेंगे जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था और इस तरह से 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया गया था, ठीक ना। तो बच्चों आप सभी को इसी अंदाज में पूरा विस्तार से आंसर लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ना कटेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भैया पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन समझते हैं कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था। कई बार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कल के पेपर में पक्का छपेगा भाई, 7 मार्च के पेपर में पक्का छपेगा कि बताओ भैया कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और उसके परिणाम क्या हुए, आप सभी को बताना है। आइए बच्चों बारीकी से समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। लिखेंगे रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था।
और ये किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों? ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक ना। आगे लिखेंगे परिणाम इसका क्या हुआ, ठीक ना, और इसका विरोध कैसे किया गया सब कुछ समझते हैं। लिखेंगे अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ, ठीक ना, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया था और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया गया, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे इसका परिणाम हो गया और अंत में समझेंगे इसका विरोध कैसे किया गया था। लिखेंगे भारत में लोगों के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। सबसे पहली बात कि विभिन्न महाशहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था और कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया है, ठीक ना। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को रॉलेट एक्ट, परिणाम और इसका विरोध कैसे करना है सब कुछ आप सभी को डिटेल में डिस्कस करना है। इसी प्रकार से जाकर कल के पेपर में भैया छाप देना है। 7 मार्च के पेपर में पक्का आएगा, जाकर के ऐसे ही छाप देना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। अब बच्चों आगे बात करते हैं कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब होता है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है इसके बारे में बताना है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आइए बच्चों समझते हैं। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। क्या लिखेंगे मेरा बाबू, क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या है भैया? सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। 3 व्याख्या की है, तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला व्याख्या क्या बोले थे कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि अगर कोई भी इंसान का व्याख्या अगर उद्देश्य सच्चा है, ठीक ना, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसके शरीर से शक्ति से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक से भी हम लड़ सकते हैं, आराम से अपने मन की बात को रख सकते हैं। आगे लिखेंगे प्रतिरोध की भावना या आक्रामना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। आगे लिखेंगे इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि वह हिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो बस इस प्रकार से आपको क्या करना भैया, सत्याग्रह के विचार का मतलब समझाना है और गांधी जी ने जो 3 प्रबल अपना समर्थक दिए थे, तीनों के बारे में आपको डिस्कस कर देना है। पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे मेरे भाई, ठीक ना। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया मेरे भाई, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करिए। कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना। 7 मार्च के पेपर में पक्का छपेगा कि महामंदी के कारण क्या थे, किस वजह से महामंदी आया था, ठीक ना, बताना है। आइए समझते हैं। लिखेंगे कि सन 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है? 3-4 कारण के बारे में समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, लिख दोगे पूरे नंबर पा जाओगे। आइए समझते हैं। लिखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। सन 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार न रहा, माने कोई भी उसका माने ग्राहक न रहा। आगे लिखेंगे बच्चों सेकंड में कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, ठीक ना, ज्यादा मात्रा में माने खेती उगाया जाने लगा, ठीक ना, और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और भी गिरने लगी भैया, ठीक ना, और भी कीमतें क्या हो गई, कास्ट गिरने लगा। आगे लिखे यूरोप में कई बैंक धाराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई थी और अंत में लिखना आप सभी को अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो बच्चों आप सभी को इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। कई बार पूछा जा चुका है और 7 मार्च के पेपर में सीधा छपेगा मेरे भाई। क्या क्वेश्चन? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझाना है। लिखेंगे इसमें सन 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो कि इस प्रकार है। एकदम आप सभी को इसी प्रकार से पॉइंट बना करके छाप देना है, पूरे नंबर पा जाओगे, ठीक ना। इसमें लिखेंगे इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो कब? 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। आगे लिखेंगे इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इनके रूप प्रचलित थे। आगे लिखेंगे तीसरा में सन 1830 के दशक में जिउसेppe मैस्सिनी ने इटली को एकीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था और यंग इटली नामक एक संगठन का स्थापना भी किया। लिखेंगे कि 1859 में
ठीक ना, सार्डिनिया पीटमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जिसवे गैरिबाल्डी ने नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया था। और बच्चों 5वां पॉइंट में आपको ये लिखना है कि 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीटमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित कर सके। आगे लिखेंगे, अंत में यहाँ पे लिखेंगे कि 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण रूप से संभव हो पाया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सभी को सारे के सारे पॉइंट को आराम से यहाँ पे रख देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए बच्चों समझते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं और इसका हमारे जीवन पे क्या महत्व होता है, इसको भी समझ लेते हैं। लिखेंगे इसमें, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कि जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेदों को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त जातियों ने, ठीक ना। इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जैव विविधता के बारे में परिभाषित करना है, पूरा बढ़िया से डिटेल में डिस्कस कर देना है। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मानव जीवन पर या मानव जीवन में इसके क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको भी समझ लेते हैं। कई बार पेपर में आता रहता है, ठीक ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें लिखेंगे हेडिंग कि मानव जीवन के लिए महत्व, ठीक ना। लिखना है कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपयोग की या उपभोग की दृष्टि से ही मानव से अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण, ठीक ना, पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है। कृषि और पशुपालन भैया क्या है, इसकी जरूरत का परिणाम है। किसका भैया, मानव जीवन के लिए महत्व के बारे में। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को जैव विविधता के बारे में परिभाषा लिखना है और हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, इसके बारे में भी आप सभी को आराम से हल कर देना है, पूरा बढ़िया से पूरे नंबर पा जाओगे, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना, और प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक ना, कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसमें लिखेंगे संघवाद, हेडिंग लगाना है संघवाद, ठीक है। संघवाद क्या होता है आइए समझते हैं। संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता के केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक, ठीक ना, इकाइयों के बीच बट जाती है। संघवाद क्या लिखेंगे भैया, आराम से लिखेंगे इसमें कि संघवाद सरकार के एक ऐसा मॉडल होता है, प्रारूप होता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बट जाती है, ठीक ना, बढ़ जाती है, ठीक ना, सब में बढ़ जाती है। आज इसमें ये भी पूछा गया था कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो भैया आप सभी को अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो क्या करना भैया, आराम से 4 पार्ट लिख दोगे तो यहाँ से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें लिखेंगे कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघवाद की क्या विशेषता भैया, यहाँ जो सरकार होगी 2 स्तर या उससे अधिक वाली भी हो सकती है, ठीक ना। ये संघवाद की विशेषता है मेरे भाई, ठीक ना। इसमें आगे लिखेंगे कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है, पर यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। भाई अलग अलग इसका एरिया होता है और सबका बटा हुआ है कि आप किस क्षेत्र में काम करेंगे और ये किस क्षेत्र में काम करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। लिखेंगे तीसरे नंबर पॉइंट में कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती मेरे भाई। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, ठीक है। मैंने अकेले कोई सरकार नहीं बदल सकती कोई भी कानून या प्रावधान, ठीक ना। चलिए आगे लिखेंगे कि वित्तीय स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारें के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोतों निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न लिख देंगे। और अंत में बच्चों यहाँ पे आपको लिखना होगा किस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, ठीक ना, सुरक्षा भी करना है, साथ में बढ़ावा भी देना है, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान भी करना होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को मैं पूरा बता दिया, ठीक ना। और आप बोलोगे ना, अगर आप कमेंट करोगे ना तो देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया,
अगर आप कमेंट करो तो मैं बता दूंगा इस पे भी, ठीक है, कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ठीक ना, इसे वीडियो बना दूंगा। संगीत व्यवस्था क्या होती है, इसे वीडियो बना दूंगा। जल दुर्बलता क्या होता है, ठीक ना, और भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखी है, ठीक ना। और मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है भाई, कमेंट करोगे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है, इसके बारे में विस्तार से समझाना होगा। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन क्या करना होगा भाई, इसके लिए ज्यादा से वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो अभी मैं जाकर के कमेंट में मैंने कमेंट पढ़ने के बाद मैं इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।